इसकी जो शुरुआत हुई है और शिक्षा का जो उद्देश्य इन्होंने लिया है, उसका ही उद्देश्य ये था कि ग्रामीण स्तर पर, पिछले स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। जैसे कि विद्यालयों में देखा जाए तो दर्ज बच्चों का 40% उपस्थिति भी विद्यालय में मिलना मुश्किल है आज की स्थिति में। तो हमें ये चर्चा करनी है कि किस तरीके से इस उपस्थिति को बढ़ाया जा सके, किस तरीके से इस व्यवस्था को हमें बनाना है। साथियों, मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि जिस समय हमने ये कार्य प्रारंभ किया था, उस समय हमने इसी विद्यालय में, जिस परिसर में आप बैठे हुए हैं, कैमरा कला हायर सेकेंडरी विद्यालय, यहाँ से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस विद्यालय की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बच्चों की उपस्थिति, ना के बराबर उपस्थिति थी। हमारी टीम के सदस्यों ने गांव-गांव जाकर के पालकों से संपर्क करके और शिक्षकों के साथ मीटिंग करके इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और आज इसके परिणाम ये हैं कि आज उपस्थिति लगभग 50% के 60% के करीब है। तो साथियों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस समिति को और इस कार्यक्रम को आगे और विस्तार कैसे दिया जा सकता है, इस चीज पर हमें सोचना है और उसी इस पर हमें अब आगे की बात करनी है। साथियों, यहाँ पर काफी मात्रा में मेरे शिक्षक साथी उपस्थित हैं। मैं अब ज्यादा शिक्षा पर बात ना करते हुए सिर्फ यही बात करूंगा कि साथियों, यदि इस व्यवस्था को बना सकते हो, बनाने का काम कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर और आपसे जल्दी इस व्यवस्था को कोई सुधार सकता है। साथियों, शिक्षक साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है इस सिस्टम को सुधारने की, जिम्मेदारी है अपने समाज को सुधारने की, जिम्मेदारी है अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, और इन सभी चीजों का जो माध्यम है वह है शिक्षा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि यदि एक इंजीनियर ठीक से काम ना करे तो हो सकता है कि कुछ पुल पुलियाओं का निर्माण ठीक से नहीं होगा, जनहानि होगी, दुख की बात है। एक डॉक्टर भी यदि ठीक से काम ना करे, कुछ लोगों को जल्दी यमराज के पास भेज सकता है। लेकिन साथियों, यदि एक शिक्षक तरीके से काम ना करे, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य नहीं करेगा, तो एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर देगा कि ये देश के राष्ट्र बहुत पीछे चला जाएगा। और यही शिक्षक एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकता है कि ये राष्ट्र बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि शिक्षक को उपाधि ही राष्ट्र निर्माता की दी गई है। ये उपाधि आपको यूं ही नहीं मिल गई है, इसका काम भी राष्ट्र निर्माता आपको कहा जाता है। तो वास्तविक आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। इसलिए साथियों, सबसे पहले तो, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो आपसे यही उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो हमें सुधरने की आवश्यकता है। कोई हमारे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह ना लगाए कि स्कूल में शिक्षक समय से नहीं आता है, क्योंकि अभी तक गांव-गांव जाकर के बहुत ही जमीनी स्तर से हम लोगों ने ये जानकारी ली है, पता लगाया है कि ये व्यवस्था का चरमराने का कारण क्या है, वजह क्या रही है। तो सबसे पहला प्रश्न जो पालक से पूछा जाता है, गांव में पूछा जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आता है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर एक शिक्षक ऐसा नहीं है कि समय से विद्यालय नहीं जाता है, और पूरी जिम्मेदारी भी शिक्षक की इसमें नहीं है कि ये व्यवस्था जो गड़बड़ चल रही है इसका पूरा दायित्व शिक्षक का ही है। लेकिन
कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे हों, उनकी वजह से हमारे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सबसे पहले हम लोगों को सुधरना है। हमारे ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी ना कर पाए कि शिक्षक समय पे नहीं आते हैं या विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। उसके बाद बात आती है साथियों पालकों की। पालकों का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय तक भेजे। ऐसा नहीं है, 60-70% शिक्षक आज भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यदि आप मौका दोगे इनको, कभी विद्यालय में जाके संपर्क नहीं करोगे, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो शिक्षक काम करते करते वो भी वैसा ही हो जाता है और कहता है क्या करूं, किसको पढ़ाऊं। आप मौका दे रहे हो, आप मौका मत दीजिए। आप विद्यालय के संपर्क में रहिए, अपने बच्चों को समय पे विद्यालय भेजिए। प्रतिदिन का काम आप घर पे देखिए कि बच्चा विद्यालय गया है तो क्या पढ़ाया है, क्या सीखा है, क्या कुछ बताया है कि नहीं बताया है। यदि आप बच्चों के काम को नहीं, आपको यही पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में, मैं यहाँ भी ऐसे पालक बता सकता हूँ जिनको अभी सही से ये पता नहीं होगा कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। यदि आप लोग ये ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि बच्चे तो नादान हैं, अभी वो तो नहीं समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें भविष्य में क्या फायदा है और क्या घाटा है। बच्चों को तो आप जिस क्षेत्र में मोड़ना चाहोगे वो उस क्षेत्र में मुड़ जाएंगे। आप कहोगे कि जा बेटा भैंस चराने चला जा, तो वो तो रोज भैंस चराने जाएगा। आप उससे खेती का काम करवाओगे, वो खेती करेगा। और आप उसको रोज विद्यालय भेजोगे और नहीं जाता है, उसी दिन टोकते हो कि बेटा आज विद्यालय क्यों नहीं गया, तो वो विद्यालय जाएगा और काम करेगा। और जब विद्यालय जाएगा तो शिक्षक की मजबूरी है, उसको पढ़ाना ही पड़ेगा विद्यालय जाएगा तो। और आप यदि आप ऐसे पालक यहाँ बैठे हो जिनके बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और उनमें जरा भी सुधार ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी यहाँ पे पालक होंगे जिनके प्रतिदिन बच्चे स्कूल जाते होंगे, वो आज तक कुछ ना सीखे हों। यदि रोज बच्चा स्कूल जाएगा तो वो विद्यालय में कुछ ना कुछ तो सीखेगा। इसलिए सबसे पहला काम तो पालकों को और शिक्षकों को ये ध्यान रखना है कि पालक बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजे और शिक्षक साथी ये विशेषकर ध्यान दें। साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है उस समय जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो तो मास्टर तो आती हैं और कुर्सी तोड़ के घर चले जाती हैं। साथियों, ऐसा प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी उपाधि राष्ट्र निर्माता की हमें मिली है। तो हमारे कर्तव्य और दायित्व बनते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में और देश हित में काम करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि देश की रक्षा और देश हित में काम तभी होता है जब सीमा पे जाकर के आप गोली खाने के लिए तैयार रहते हो। आपके द्वारा किया गया हर वो काम जो ईमानदारी और निष्ठा से किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके समाज में कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ होता है राष्ट्र में, वो हर काम, वो हर व्यक्ति जो ऐसा काम करता है वो देश प्रेमी है और वो देशभक्त है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि आगे भी और चर्चा करनी है कि आगे किस तरीके से हमें रणनीति बनानी है और आगे को काम को कैसे विस्तार देना है, कौन को क्या जिम्मेदारी देनी है, किस तरीके से आगे काम बढ़ाना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आगे मैं सराहें और आगे अपने धन्यवाद।